मूवी के स्टार्टिंग में हमारा गैंगस्टर जेंसू रोड के साइड पर खड़ा होकर बात कर रहा होता है और उसके पास के बिल्डिंग के रूफ पर हमारा लीड एक्टर किम ह्यून होता है जो एंटीना पर फंसे अपने जूते को निकाल रहा होता है और तभी उसका पैर फिसलता है और वो सीधा जाकर जेंसू के ऊपर गिर जाता है जिसके वजह से वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंसू को होश आता है तो नर्स बोलती है बच्चे तुम्हें होश आ गया। जेंसू बोलता है ये औरत मुझे बच्चा क्यों बोल रही है। नर्स बोलती है बच्चे तुम ज्यादा हिलो मत, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। ये बोलकर नर्स डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और जेंसू अपने रूम से उठकर बाहर चला जाता है तो पुलिस ऑफिसर भी उसे देखकर बोलते हैं बच्चे तुम ठीक हो ना। ये सुनकर जेंसू बोलता है ये सब मुझे बच्चा क्यों बोल रहे हैं। पर जब जेंसू दूसरे कमरे में जाता है तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसकी बॉडी तो सामने बेड पर लेटी है तो फिर वो किसके बॉडी में है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं और बोलते हैं बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए था, तुम्हारे पापा आते ही होंगे। तभी किम ह्यून के पापा भागते हुए जेंसू के पास आते हैं और किम ह्यून के पापा को देखकर जेंसू बोलता है ये टकला कौन है और ये बार बार मुझे किम ह्यून बेटा क्यों बोल रहा है। और तभी जेंसू अपनी शक्ल आईने में देखता है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसकी सोल एक्चुअली में उस लड़के के बॉडी से बदल गई है जो लड़का उसके ऊपर गिरा था। जिसके बाद अगले सीन में किम ह्यून के पापा डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं कि मेरा बेटा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। डॉक्टर बोलती है ये एमनीसिया की वजह से हो रहा है। डॉक्टर बोलती है कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक्सीडेंट के बाद पेशेंट्स को लगने लगता है कि वो कोई और है और इसीलिए उनका बोलने चलने का ढंग बदल जाता है। जिसके बाद जेंसू हॉस्पिटल के बाहर दिखाया जाता है जहां वो किम ह्यून की बॉडी को देखकर बोलता है क्या है ये लड़का, ये चश्मिश है, ये इतना ज्यादा मोटा है। जिसके बाद अगले सीन में टीवी में ये टेलीकास्ट हो रहा था कि कल शाम एक हाई स्कूल लड़का गलती से प्लाजा बिल्डिंग के रूप से नीचे एक गैंगस्टर जेंसू के ऊपर गिर गया। अभी वो हाई स्कूल लड़का तो ठीक है पर गैंगस्टर अभी तक कोमा में है और इस न्यूज को देखकर जेंसू का राइवल गैंगस्टर बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जेंसू अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखकर शॉक हो जाती है और बोलती है कौन हो तुम अंदर कैसे आ गए, तुम्हें पासपोर्ट कैसे पता चला। जेंसू बोलता है सियोन ये मैं हूँ तुम्हारा पति, उस तलवार को नीचे रखो मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। सियोन बोलती है तुम पागल खाने से भागकर यहाँ आए हो ना, मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जेंसू बोलता है मेरा विश्वास करो मैं जेंसू हूँ तुम्हारा पति, शांत हो जाओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और उतने में सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आकर जेंसू को पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। तभी ऑफिसर किम ह्यून से पूछते हैं तुम उसके घर खाना चोरी करने गए थे क्या। ये सुनकर जेंसू गुस्सा हो जाता है और तभी किम ह्यून के पापा बोलते हैं भले ही मेरा बेटा थोड़ा मोटा है पर वो ऐसा लड़का नहीं है जो दूसरों के घर से खाना चुराए। वो क्या है ना ऑफिसर, अभी अभी कुछ दिन पहले ही इसका एक्सीडेंट हुआ था इसीलिए वो अपने होश हवास में नहीं है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। ऑफिसर बोलते हैं क्योंकि एक माइनर है इसीलिए मैं इसे वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। और ये सुनने के बाद डैड किम ह्यून को वहां से लेके चले जाते हैं। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंसू जानबूझकर किम ह्यून के सिर पर अपना सिर मार रहा था ये सोचकर कि दोबारा सिर टकराने की वजह से वो दोबारा अपनी बॉडी में आ जाएगा। पर बहुत बार ट्राई करने के बाद कुछ भी नहीं होता है। पर तभी जेंसू का एक गैंग मेंबर किम ह्यून को ऐसा करते हुए देख लेता है और इसीलिए वो जल्दी से आकर किम ह्यून को पकड़ लेता है और बोलता है तुम यहाँ मेरे बॉस के साथ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सीईओ यान ने भेजा है। एक मिनट, तू तो वही मोटा लड़का है जो बॉस के ऊपर गिरा था, तेरे ही वजह से मेरे बॉस कोमा में है, चल उन्हें कोमा से बाहर ला। पर तभी वहाँ नर्स आ जाती है और बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, ये आईसीयू है, यहाँ से बाहर निकलो। ये सुनकर वो गैंग मेंबर किम ह्यून को छोड़ देता है और बोलता है मोटे कहीं के यहाँ से चला जा नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगा और कभी दिखना नहीं दोबारा यहाँ। जिसके बाद हमें जेंसू किम ह्यून के घर में दिखाया जाता है और वहाँ किम ह्यून के पापा किम ह्यून के लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं और बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं, इन्हें जल्दी से खाओ और सही हो जाओ। जेंसू बोलता है मैं ऐसे जंक फूड नहीं खाता हूँ। डैड बोलते हैं मैंने बहुत प्यार से बनाया है, थोड़ा सा तो खा के देखो। ये सुनकर जेंसू थोड़ा सा बाइट लेता है तो उसे वो खाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो पल भर में पूरा खाना खा जाता है और पूरा खाना खाने के बाद वो सोचने लगता है इस लड़के की भूख बहुत ज्यादा बड़ी है। तभी डैड बोलते हैं चलो बेटा आप सो जाओ, कल तुम्हें स्कूल भी तो जाना है। ये सुनकर जेंसू मन में सोचता है क्या है यार अब मुझे स्कूल भी जाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और स्कूल में जेंसू बिल्कुल बॉस की तरह पेश आ रहा था और यहाँ तक कि वो वाइस प्रिंसिपल के सामने भी एकदम स्वैग से बैठ रहा था। जिसके बाद वो क्लासरूम में जाता है तो पीछे बैठे कुछ बच्चे उसे मिडिल फिंगर दिखाते हैं। पहले पहले जेंसू को लगता है कि वो बच्चे उसे गाली दे रहे हैं पर बाद में उसे रियलाइज होता है कि एक्चुअल में वो बच्चे उसके कॉर्नर में बैठी एक लड़की ओयुन को मिडिल फिंगर दिखा रहे थे। जिसके बाद लंच टाइम में भी वो बच्चे ओयुन को परेशान करने लगते हैं और उसके खाने में कोल्ड ड्रिंक मिला देते हैं पर ओयुन बिना कुछ बोले वो कोल्ड ड्रिंक वाला खाना खाने लगती है। तभी वो बच्चे उसे और परेशान करने के लिए उसके ऊपर वो पूरा खाना गिरा देते हैं जिसके वजह से ओयुन की पूरी ड्रेस खराब हो जाती है। और ये सब देखकर जेंसू बोलता है ए बच्चों थोड़ा शांति बनाओ, मुझे शांति से खाना खाने दो। पर तभी उन बच्चों में से एक लड़का बोलता है हाँ तो खा ना मोटे, हमने कहा तुझे रोका है। और ये बोलने
बोलने के बाद वो लड़का जेंसू के पास जाता है और बोलता है, लगता है तेरे सिर पे ज्यादा गहरी चोट लग गई है, इसीलिए तू अपनी औकात भूल गया है। स्कूल के बाहर मिल, तब मैं तुझे बताता हूँ। जिसके बाद हमें स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेंसू उसी लड़के के पास जाता है और किमह्यून को देखकर वो लड़का किमह्यून को एक चाटा मारने के लिए आगे बढ़ता है, और वो लड़का चाटा मार पाता उससे पहले ही किमह्यून उस लड़के को जोर का झापड़ मार देता है। जिसके बाद वो लड़का दोबारा से किमह्यून को वो चाटा मारने की कोशिश करता है, पर किमह्यून दोबारा से उस लड़के को चाटा मार देता है और बोलता है, ये जो लड़का है किमह्यून, क्या उसने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसे परेशान करता है? वो लड़का बोलता है, तू पागलों की तरह क्यों बात कर रहा है? तू ही तो किमह्यून है और तुझे भी पता है तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैं तो बस तुझे परेशान करने के लिए ऐसा करता हूँ। जेंसू बोलता है, अच्छा तो तुझे मजा आता है ऐसे बच्चों को परेशान करने में? ये बोलकर जेंसू उस लड़के को दोबारा झापड़ मार देता है, जिसकी वजह से वो लड़का नीचे गिर जाता है और तभी उसके दो दोस्त उसे बचाने आते हैं और जेंसू उन्हें भी झापड़ मार देता है और वहां से चला जाता है। और ये सब देखकर किमह्यून का दोस्त जेइक बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। जिसके बाद अगले सीन में वही लड़के जेइक को परेशान कर रहे होते हैं और जबरदस्ती उसके कपड़े उतारकर उसकी वीडियो बनाने वाले होते हैं, और तभी जेंसू वहां आ जाता है और उन तीनों को धक्का मार के गिरा देता है, और गिराने के बाद वो उन लड़कों का फोन ले लेता है। ये देखकर वो लड़का बोलता है, मुझे मेरा फोन वापस करो। जेंसू बोलता है, क्यों, क्या इसमें कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए? ये बोलकर जेंसू उस लड़के का फोन अपने घर ले आता है, और घर ले आने के बाद जब वो उस लड़के का फोन चेक करता है तो उसमें एक वीडियो होती है, जिस वीडियो में वो सभी स्टूडेंट किमह्यून को बुली कर रहे होते हैं और उससे जबरदस्ती पतली सी दीवार पर चढ़कर एंटीना में फंसे जूते को निकालने के लिए बोल रहे होते हैं, और इसीलिए मजबूरी में किमह्यून उस पतली सी दीवार पर चढ़कर वो जूता निकालने की कोशिश करने लगता है, पर उसी समय उसका पैर फिसलता है और वो जेंसू के ऊपर जाके गिर जाता है। और ये पूरी वीडियो देखने के बाद जेंसू बोलता है, मुझे लगा ही था कुछ ऐसा है। जिसके बाद अगले सीन में उन तीनों बुली करने वाले लड़कों को एक सीनियर लड़का मार रहा होता है और बोलता है, तुम बेवकूफों से मैंने बोला था ना उस वीडियो को डिलीट कर दो। पर तभी वहां जेंसू आ जाता है और बोलता है, इस मोबाइल में बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। वो सीनियर बोलता है, तो क्या हुआ, क्या तू उस वीडियो को पुलिस के पास ले जाएगा? लगता है सिर पे चोट लगने के बाद तेरी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। जेंसू बोलता है, मुझे भी ये पुलिस का फंडा पसंद नहीं है, इसीलिए चलो अपनी बात अपने तक ही रखते हैं। वैसे मैंने इस वीडियो की एक कॉपी बना ली है इंश्योरेंस के लिए, इसीलिए आपसे मेरे काम में टांग मत अड़ाना, नहीं तो मैं इस वीडियो को पुलिस को दे दूंगा, समझे? ये बोलकर जेंसू वहां से चला जाता है। जिसके बाद अगले सीन में जेंसू की वाइफ किसी दूसरे आदमी के साथ चल रही होती है, तभी जेंसू के राइवल गैंग के मेंबर वहां आते हैं और बोलते हैं, हमारे आदमियों ने तुम दोनों की साथ में कुछ फोटोज ली है और थोड़ी मोड़ी फोटोज तो बहुत ऐसी वैसी भी हैं। मैं तो इन्हें चेयरमैन हान को देने वाला था जो तुम्हारे पापा हैं, और तुम्हें तो पता है चेयरमैन को अफेयर से कितना ज्यादा नफरत है। इन फोटोज को देखने के बाद वो पक्का तुम्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। जेंसू की वाइफ बोलती है, तुम्हें क्या चाहिए, तुम सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं हो? और इस सीन को हमें यहीं रोककर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेंसू हॉस्पिटल जाता है तो जेंसू का गैंग मेंबर बोलता है, मैंने तुझसे बोला था ना मोटे, यहाँ वापस मत आना, नहीं तो मैं तुझे फोड़ दूंगा, फिर क्या करने तू यहाँ आया है? पर तभी जेंसू उस आदमी को एक पंच मार देता है और उस आदमी को उसके बारे में हर छोटी मोटी चीज बताता है। और ये सभी बातें सुनकर मैंचुल बोलता है, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? जेंसू बोलता है, क्योंकि मैं जेंसू हूँ, तुम्हारा बॉस। जिसके बाद जेंसू मैंचुल के साथ में गुजारी कई और सारी बातें बताता है, और इन सब बातों को सुनकर मैंचुल को भरोसा हो जाता है कि सच में ये हाई स्कूल लड़का उसका बॉस है। जिसके बाद अगले सीन में जेंसू ओयुन के साथ चल रहा होता है, पर तभी ओयुन की मम्मी उसे पिक करने आती हैं। पर ओयुन की मम्मी को देखकर जेंसू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है, मीसो तुम यहाँ? ये सुनकर ओयुन की मम्मी किमह्यून को मारने लगती हैं और बोलती हैं, किमह्यून तुम्हारे मैनर्स कहाँ चले गए? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे मेरे नाम से बुलाने की? पर तभी ओयुन अपनी मम्मी को रोक के बोलती है, मम्मी उसे सिर पे अभी बहुत गहरी चोट लगी है, इसी वजह से वो अभी अपने होश हवास में नहीं है। मम्मी बोलती है, सिर पे चोट लगने की वजह से कोई अपने मैनर्स थोड़ी ना भूल जाता है। किमह्यून तुमने क्या सोचकर मुझे मेरे नाम से बुलाया? क्या मैं तुम्हारी कोई दोस्त हूँ जो तुम मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो? अगली बार से ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगी। ये बोलकर वो दोबारा से किमह्यून को मारने लगती हैं, और इसीलिए जेंसू डर के वहां से चला जाता है। और आधी दूर जाने के बाद जेंसू अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, और पास्ट में हम देखते हैं कि ओयुन की मम्मी और जेंसू अपने टीनेज टाइम में एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। और पास्ट के बारे में सोचने के बाद जेंसू सोचने लगता है कि कहीं ओयुन उसकी बेटी तो नहीं है, और इसीलिए वो इस बात को कंफर्म करने के लिए ओयुन का बाल चुपके से तोड़ लेता है और उस बाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता है। और रिपोर्ट आने के बाद जेंसू ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि सच में ओयुन उसकी ही बेटी है, और उसका और ओयुन का डीएनए 99% मैच कर रहा है। और ये जानने के बाद जेंसू को बहुत दुख होने लगता है कि उसकी बेटी को कितने सारे मुसीबतों को झेलना पड़ा है। और इसीलिए जेंसू ओयुन की मम्मी सियोन के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे ओयुन को स्कूल में बुली किया जाता है, और इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसके ग्रेड्स बहुत ज्यादा बेकार आते हैं। ये सब सुनकर
ओयुन की मम्मी रोने लगती है और बोलती है किमह्यून बेटा तुम ही बताओ मैं अपनी बेटी की जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या करूं। ये सब उस हरामी जेंसू की वजह से हो रहा है कि मेरी बेटी को ऐसे जिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उस हरामी जेंसू को तो ये पता भी नहीं होगा कि उसकी बेटी ऐसी जिंदगी जी रही है। वो तो अपनी ऐसो आराम की जिंदगी जी रहा होगा और यहाँ हम दोनों की लाइफ इतनी बेकार है। जेंसू किमह्यून के बॉडी से बोलता है कल से समर हॉलीडे शुरू होने वाला है, आप ओयुन को मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। वहीं दूसरी ओर जेंसू की वाइफ अपने डैड चेयरमैन के सामने एक फेक डॉक्यूमेंट देती है जिस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उनके दामाद जेंसू ने पूरे 3 बिलियन वॉन का घोटाला किया है। जिसके बाद अगले सीन में हमें ओयुन और किमह्यून साथ में जिम में दिखाए जाते हैं। तभी ओयुन बोलती है तुमने मेरी मम्मी से वो सब क्यों बोला। जेंसू बोलता है तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओयुन बोलती है तुम चाहे जितना भी दिखावा कर लो मैं तुम्हारे साथ यहाँ एक्सरसाइज नहीं करूंगी। ये बोलकर ओयुन वहाँ से जाने लगती है पर तभी मैंचुल वहाँ आकर बोलता है ए लड़की कहाँ जा रही है, मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ, तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं ना कहूँ, इसीलिए मुंह बंद करो और जाके एक्सरसाइज करो। ये सुनकर ना चाहते हुए भी ओयुन को किमह्यून के साथ एक्सरसाइज करना पड़ता है। जिसके बाद मैंचुल और जेंसू मिलकर ओयुन को सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं और देखते ही देखते ओयुन सेल्फ डिफेंस में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर इंटेंस एक्सरसाइज करने की वजह से किमह्यून की बॉडी भी बिल्कुल फिट हो जाती है और वो एक चार्मिंग हैंडसम लड़का बन जाता है जिसे देखकर स्कूल की सभी लड़कियां फ्लैट हो रही थी और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही किमह्यून है जो एक महीने पहले मोटा था। जिसके बाद अगले सीन में ओयुन को दोबारा से कुछ लड़कियां बुली करने आती हैं पर इस बार ओयुन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती है और ये देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर जेंसू को ये देखकर बहुत ज्यादा तसल्ली मिलती है कि अब उसकी बेटी अपनी सुरक्षा कर सकती है। जिसके बाद जेंसू ओयुन की मम्मी को जाके बताता है कि आज कैसे ओयुन ने अपनी रक्षा की। ये सुनकर ओयुन की मम्मी बहुत ज्यादा खुश होती है और किमह्यून को एक स्पेशल टाइप का नूडल ऑफर करती है और बोलती है ये तुम्हारे लिए ट्रीट है क्योंकि तुमने मेरी बेटी की बहुत मदद की है। ये एक स्पेशल नूडल्स है जिन्हें मैं अपने टीनेज टाइम में बहुत ज्यादा खाती थी पर बाद में मैंने इसे बनाना बंद कर दिया। जेंसू बोलता है पर क्यों। ओयुन की मम्मी बोलती है ओयुन के डैड की वजह से, क्योंकि मैं उन्हें याद नहीं करना चाहती थी। किमह्यून बोलता है क्या आपका रिश्ता उनसे इतना ज्यादा खराब था। मम्मी बोलती है हाँ मैं अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती है कि जब मेरे पास मौका था तो मैंने उसे मार क्यों नहीं डाला। ये सुनकर जेंसू शॉक हो जाता है और उसे शॉक होता देखकर मम्मी बोलती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, वैसे तुम मुझे उनकी बहुत याद दिलाते हो क्योंकि तुम उनके ही तरह बिहेव करते हो। तभी एक कस्टमर मम्मी से बियर मांगता है और जब ओयुन की मम्मी बियर सर्व करने जाती है तो वो कस्टमर जबरदस्ती उनके बम को टच करने लगता है और ये देखकर जेंसू गुस्से में बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। वो आदमी बोलता है ये कौन है, क्या ये तुम्हारा बेटा है। बेटे तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए मैंने सोचा मैं उन्हें थोड़ा छू लूं, क्या तुम्हें बुरा लग गया। जेंसू बोलता है तुझे मरना है क्या। ये सुनकर वो कस्टमर बोलता है ये किस तरह से तुम बात कर रहे हो अपने कस्टमर से। ये बोलकर वो आदमी किमह्यून पर हाथ उठाने वाला होता है पर जेंसू उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देता है। तभी दूसरा आदमी ओयुन की मम्मी का बाल पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देता है। ये देखकर जेंसू ओयुन की मम्मी के पास जाता है और बोलता है मीसो तुम ठीक हो ना, तुम किचन में जाओ मैं इन्हें संभालता हूँ। ये बोलकर वो मिस्यून को किचन में ले जाता है और किचन में भेजने के बाद वो उन आदमियों को मारने लगता है और मारते मारते बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पे हाथ उठाने की। ये सुनकर वो आदमी बोलता है तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्या वो तेरी रखैल है। ये सुनकर जेंसू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसीलिए वो उस आदमी को बहुत ज्यादा जोर से मारने लगता है और क्योंकि जेंसू बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो गया था इसलिए मिस्यून आकर उसे रोकती है और बोलती है बस करो, क्या तुम उसे मार डालोगे, तुम किमह्यून नहीं हो सकते हो, मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम मुझे हमेशा मेरे नाम से क्यों बुलाते हो। जिसके बाद जेंसू मिस्यून को सब बताता है और ये सब सुनकर मिस्यून बोलती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम जेंसू हो और तुम्हारी सोल किमह्यून के सोल से बदल गई है, ये किस तरह का मजाक है और तुम चाहते हो मैं इस पे भरोसा कर लूं। मैं मानती हूँ कि तुम थोड़ा मोड़ा जेंसू की तरह बिहेव करते हो पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जेंसू हो। जेंसू बोलता है तुम्हारे नाभि के नीचे एक तिल है और अगर तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि तुम्हारे शरीर पर कहाँ कहाँ तिल है। मिस्यूंग बोलती है अच्छा बताओ हम दोनों ने पहली बार किस रेस्टोरेंट में खाना खाया था। जेंसू बोलता है आर्पिगो में, तुमने कॉफी लाटे ऑर्डर किया था और मैंने बियर। मिसू बोलती है अच्छा बताओ हम दोनों ने ब्रेकअप कहाँ किया था। जेंसू बोलता है सिंसा होटल के कॉफी शॉप में। और ये सब सुनकर मिस्यून को यकीन हो जाता है कि सच में जेंसू की सोल किमह्यून के बॉडी से बदल गई है। और तभी जेंसू बोलता है मिस्यूंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मिस्यून बोलती है बच्चा, कौन सा बच्चा, ओयुन तुम्हारी बेटी नहीं है समझे। जेंसू बोलता है झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं, मैंने डीएनए टेस्ट करा लिया है। मिस्यून बोलती है भले ही ओयुन तुम्हारी बेटी है पर तुम्हें क्या लगता है तुम इतने दिन बाद कहीं से आओगे, कुछ गुंडों को मारोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम अभी भी एक गैंगस्टर हो और तुम्हें ओयुन को अपनी बेटी कहने का कोई हक नहीं है। चुपचाप
यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सुनकर जैनसू वहाँ से चला जाता है और मिस्यूंग पास्ट की बातें सोचने लगती है और पास्ट में हमें जैनसू और मिस्यूंग बात करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी मिस्यूंग बोलती है किस तरह की औरत चाहेगी कि उसका होने वाला पति क्राइम में इन्वॉल्व हो। जैनसू बोलता है मिस्यूंग, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ हमारे रास्ते अलग अलग हैं और वैसे भी मैं अगले महीने चेयरमैन की बेटी से शादी करने वाला हूँ, इसीलिए चलो अब ये सब यहीं खत्म करते हैं। ये बोलकर जैनसू वहाँ से चला जाता है और ये सब सोचने के बाद मिस्यूंग रोने लगती है। जिसके बाद अगले सीन में ओयुन और किम्यून साथ में बैठे होते हैं, पर तभी स्कूल का सबसे अमीर और फेमस लड़का उन दोनों के पास आता है और ओयुन से बोलता है आज रात मेरे विला में मेरी बर्थडे पार्टी है। ओयुन, क्या तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आओगी? ओयुन हैरानी से बोलती है क्या मैं आ सकती हूँ? वो लड़का बोलता है हाँ क्यों नहीं। ये बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद किम्यून के बॉडी से जैनसू बोलता है क्या तुम उसे पसंद करती हो? देखो तुम शर्मा रही हो, इसका मतलब तुम उसे पसंद करती हो। ओयुन बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में किम्यून का दोस्त जेई अपने क्लासमेट्स के घर बियर डिलीवर करने जाता है, तो वहाँ वो लड़कियां बोल रही होती हैं कि वो कुतिया ओयुन कितनी ज्यादा खुश हो रही थी जब चियोल्हो ने उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, और ओयुन को तो ये पता भी नहीं है कि चियोल्हो उसके साथ वहाँ क्या करने वाला है। दूसरी लड़की बोलती है ओयुन के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और वहीं दूसरी ओर हमें मिस्यून और किम्यून साथ में एक रेस्टोरेंट में दिखाए जाते हैं। तभी मिस्यून बोलती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? जैनसू बोलता है मुझे पता है कि मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहूँ तुम मुझे माफ नहीं करोगी, और मैंने जो किया उसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मिस्यून चिल्ला के बोलती है अगर तुम इस सिचुएशन में ना होते तो क्या तुम मुझसे कभी माफी मांगते? कभी नहीं, तुम तो मेरे तरफ झांकने भी नहीं आते, और झांकते भी क्यों, तुम्हारे पास तो वो तुम्हारी सुंदर और अमीर वाइफ है, इसीलिए मुझे छोड़ दो और मेरी लाइफ से कहीं दूर चले जाओ। ये बोलकर मिस्यून वहाँ से जाने लगती है, पर तभी जैनसू उसका हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद वो मिस्यून को किस कर देता है। और ये देखकर रेस्टोरेंट के सभी कस्टमर हैरान हो जाते हैं कि एक हाई स्कूल लड़का अपने माँ की उम्र की औरत को किस कर रहा है। और तभी मिस्यून जैनसू को अपने से दूर ढकेलती है और जैनसू को जोर का झापड़ मारती है और वहाँ से चली जाती है और जैनसू उसके पीछे चला जाता है। पर तभी जेइक किम्यून को फोन मिलाकर बताता है कि चियोल्हो आज पार्टी में ओयुन के साथ कुछ गलत करने वाला है। और वहीं दूसरी ओर पार्टी में चियोल्हो बहुत सारी शराब बॉल में भरता है और ओयुन से बोलता है ओयुन चलो इसे पी जाओ। ओयुन बोलती है मैं नहीं पी सकती हूँ, मैं अभी माइनर हूँ। चियोल्हो बोलता है तुम ऐसे पीछे नहीं हट सकती हो, मेरे इज्जत का सवाल है। ओयुन बोलती है मेरे शराब पीने से तुम्हारी इज्जत का क्या लेना देना? चियोल्हो बोलता है तुम समझ नहीं रही हो क्या, मैंने अपने दोस्तों से शर्त लगाई है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें इस पार्टी में बुलाया है, नहीं तो तुम्हारे जैसे दो कौड़ी लड़की को पूछता भी कौन है। ये बोलकर वो पूरी शराब ओयुन के सिर पे गिरा देता है, जिसके वजह से ओयुन पूरी तरह से गीली हो जाती है। पर तभी वहाँ जैनसू आ जाता है और ओयुन को अपने ब्लेजर से ढकता है और बोलता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तभी एक लड़का बोलता है किम्यून चोट लगने के बाद तेरा दिमाग सटक गया है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पार्टी खराब करने की? ये बोलकर वो सभी लड़के किम्यून को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैनसू उन सभी लड़कों को बहुत ही स्टाइलिश वे में एक एक करके मार देता है। और किम्यून के स्टाइल और स्वैग को देखकर उनकी क्लास की एक लड़की किम्यून पे फ्लैट हो जाती है और बोलती है यार ये कितना कूल है। और किम्यून को देखकर ओयुल भी चियोल्हो से बोलती है मेरा हाथ छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये बोलकर वो चियोल्हो के मेन पॉइंट पे लात मार देती है और उसे पानी में ढकेल देती है। जिसके बाद जैनसू और ओयुन वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद अगले सीन में मैंचुअल जैनसू को बताता है कि उसकी वाइफ उसके राइवल सीओ यान से मिल गई है और वो दोनों मिलकर जैनसू को 3 मिलियन वॉन के घोटाले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर जैनसू सोचने लगता है कि वो अब इस मुसीबत को कैसे संभाले। तभी उसके सामने वही स्टूडेंट्स आती है जो उसके लड़ाई करने के स्टाइल से फ्लैट हो गई थी और वो लड़की जैनसू के हाथ में एक गिफ्ट पकड़ाकर शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। और उस लड़की के वहां से जाने के बाद जैनसू उस डब्बे को खोलता है तो उसमें एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है किम्यून मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पर तभी वहाँ ओयुन आती है और बोलती है युनजो यहाँ क्या कर रही थी? क्या उसने तुम्हें प्रपोज किया? क्या तुम उसके साथ डेट पे जा रहे हो? जैनसू बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसके साथ डेट पर नहीं जाऊंगा। ओयुन बोलती है अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ डेट पे क्यों नहीं चलते हो? मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो, तभी तो तुम मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते हो। पर ये सुनकर जैनसू बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से बिना कुछ बोले भाग जाता है। जिसके बाद ओयुन अपनी मम्मी से बताती है कि उसने किम्यून को प्रपोज किया है। ये सुनकर उसकी मम्मी बोलती है ये बहुत ही अजीब है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये बहुत गलत हो जाएगा। ओयुन बोलती है पर मैं किम्यून को क्यों नहीं डेट कर सकती हूँ? मम्मी किम्यून ने मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगाई है, वो मेरी परवाह एक पिता की तरह करता है। मम्मी बोलती है इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ये बहुत ज्यादा गलत है, तुम किम्यून को डेट नहीं कर सकती हो। ओयुन बोलती है पर क्यों नहीं मम्मी, मेरी पूरी जिंदगी बिना डैड के गुजरी है, अब क्या मैं एक ऐसा बॉयफ्रेंड भी नहीं बना सकती हूँ जो मेरी परवाह एक पिता की तरह करता है? ये बोलकर ओयुन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अगले सीन में जैनसू स्कूल से घर
जा रहा होता है। तभी ओयुन की मम्मी उसे अकेले में ले जाकर बोलती है, तुमने ऐसा क्या किया कि ओयुन तुम्हारे प्यार में पागल हो गई? तुम अगर यहाँ रहोगे तो चीजें ऐसी ही पेचीदा होती रहेंगी, इसीलिए मैं तुमसे बोल रही हूँ, तुम हम दोनों को छोड़कर यहाँ से कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते हो? जैनसू बोलता है, मैं ऐसा क्या करूँ मिसू कि तुम मुझे माफ कर दो? मिसुन बोलती है, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो भी तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ एक अफेयर ही कहलाएगा। पर तभी ओयुन वहाँ आ जाती है और बोलती है, अफेयर? किसका अफेयर? तुम दोनों अफेयर के बारे में क्यों बात कर रहे हो? किमयून अचानक से बोलता है, ओयुन मुझे माफ कर दो, पर वो क्या है कि मैं तुम्हारे मम्मी से प्यार करता हूँ। ये सुनकर ओयुन बहुत ज्यादा हैरानी से बोलती है, अच्छा अब मुझे समझ में आया, इसीलिए मेरी मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। ये सब कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग है। ये बोलकर ओयुन रोते रोते वहाँ से चली जाती है और ओयुन को वहाँ से जाने के बाद मम्मी बोलती है, तुमने उससे ये क्यों कहा? जैनसू बोलता है, मैंने वही कहा जो सच है, और वैसे भी अब कम से कम मुझे अपनी बेटी को तो डेट नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद अगले सीन में किमयून के पापा खाना बना रहे होते हैं। तभी जैनसू के बॉडी के साथ किमयून अपने पापा के पास आता है और बोलता है, पापा पापा देखो ना, पता नहीं कैसे मैं एक बुढ़ा आदमी बन गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ ये क्या हुआ है। डैड बोलते हैं, कौन हो तुम और तुम मुझे डैड क्यों बुला रहे हो? किमयून बोलता है, मैं आपका बेटा हूँ। डैड बोलते हैं, भाई साहब लगता है आप गलत घर में आ गए हैं, एक मिनट, आप तो सीईओ जैनसू हैं। किमयून बोलता है, नहीं नहीं डैड, मैं किमयून हूँ। पर तभी वहाँ जैनसू आता है और अपने बॉडी को देखकर बोलता है, तुम कोमा से बाहर कब आ गए? और अपने बॉडी को देखकर किमयून बोलता है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे एक मिनट, तुम तो मैं हूँ, पर मैं इतना पतला कैसे हो गया? डैड देखिए ना, इस चोर ने मेरी बॉडी चुरा ली, चलिए पुलिस को बुलाइए। जैनसू बोलता है, शांत हो जाओ बच्चे, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। जिसके बाद जैनसू किमयून और उसके डैड को सब समझाता है और अगले सीन में वो अपने ऊपर लगे 3 बिलियन वॉन के घोटाले को झूठा साबित करने के लिए किमयून को जैनसू बनाकर चेयरमैन हान के पास भेजता है और वो माइक्रोफोन से किमयून को गाइड कर रहा होता है कि उसे चेयरमैन के सामने क्या क्या बोलना है। जिसके बाद किमयून पूरे सबूत की मदद से ये साबित कर देता है कि उसने 3 बिलियन वॉन का कोई घोटाला नहीं किया है, बल्कि ये सब तो सोयुन का प्लान था जैनसू को रास्ते से हटाने के लिए, ताकि वो बिना किसी परेशानी के सीईओ यान से अफेयर जारी रख सके। और सभी सबूत देखकर और जैनसू की पूरी बात सुनकर चेयरमैन अपनी बेटी से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही पति के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचने की? अब से और अभी से मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करता हूँ और जैनसू अब से तुम मेरे पूरे जायदाद के वारिस हो। ये सुनकर सोयुन बोलती है, डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, इसने भी तो अफेयर किया है, आपको पता भी है इसकी एक बेटी है जो हाई स्कूल में पढ़ती है। चेयरमैन पूछते हैं, क्या ये सच है जैनसू? ये सुनकर जैनसू किमयून को गाइड करता है कि चेयरमैन से बोलो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। पर पता नहीं क्यों माइक्रोफोन खराब हो जाता है, जिसके वजह से किमयून को जैनसू की बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए किमयून चेयरमैन से वो बोल देता है जो उसे ठीक लगता है। किमयून चेयरमैन से कहता है, हाँ ये सच है, पर वो बच्ची तब पैदा नहीं हुई थी जब मैं उस औरत के साथ रिलेशनशिप में था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने उस बच्ची को अकेले ही पाला है, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी बेटी भी है। और एक्सीडेंट के बाद मुझे समझ में आया कि लाइफ की असली खुशी तो अपने फैमिली के साथ समय बिताने में है, वो फैमिली जिसे आप प्यार करते हो, ना कि ऐसी फैमिली जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ रिश्ता रखे। चेयरमैन बोलते हैं, इसका मतलब तुम कहना ये चाहते हो कि तुम मेरे जायदाद के वारिस नहीं बनोगे? किमयून बोलता है, हाँ। ये सब सुनकर जैनसू बोलता है, किमयून ये सब क्या बोल रहा है? तभी चेयरमैन बोलते हैं, तो तुम अपने उस परिवार के लिए ये सब छोड़ दोगे, तुम्हें बाद में पछतावा तो नहीं होगा? किमयून बोलता है, मैंने पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर ली हैं, अब जाके तो मुझे मौका मिला है अपनी गलतियों को सुधारने का। चेयरमैन बोलते हैं, क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सुनकर किमयून बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद वो डर रहा होता है कि कहीं जैनसू उसे ये सब बोलने की वजह से मारने न लगे, पर जैनसू सीधे आकर किमयून को गले लगा लेता है और बोलता है, किमयून तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। और तभी चेयरमैन की बेटी गुस्से की वजह से जानबूझकर उन दोनों को अपने कार से ठोक देती है, जिसके वजह से उन दोनों को बहुत सीरियस चोट लग जाती है और उन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। जिसके बाद हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उन दोनों की आत्मा वापस से अपने अपने बॉडी में आ गई है और किमयून और ओयुन एक दूसरे को डेट करने लगे हैं और जैनसू और मिस्यून शादी करके एक साथ रहने लगे हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज।